ये पति पत्नी के कमरे की बात नहीं है। आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। ननद मेधा शादी के बाद पूरे 5 महीने बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर बरामदे में बतिया रहा था। वही घर की बहू सुगंधा सबको नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते में कचौड़ी और खीर देखकर सास रीता जी बोली, सुगंधा ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना, मेधा को पनीर के पकोड़े पसंद है। वो पूरे 5 महीने बाद ससुराल से मायके आई है, तो कम से कम नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। उनकी बात सुनकर सुगंधा ने कहा, मम्मी जी मैं गई थी दुकान पर दुकान बंद थी तो पनीर नहीं मिला। अरे तो कॉलोनी की दुकान बंद थी तो आगे की कॉलोनी में जाकर ले आती। जानती हूँ सब बहाने हैं, मेरी बेटी को बनाकर खिलाने में जोर आता है। रीता जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अब कचौड़ी और खीर बन गया है तो अभी यही नाश्ता कर लो। अभी तो हमारी मेधा 10-12 दिन यही पर है, फिर कभी बना के खिला देना। ससुर रवि जी ने बात को वही रोकते हुए कहा, पर पापा जब खाने की इच्छा होती है तभी तो खाया जाता है। इच्छा अभी हो रही है पर बाद में खिलाओगे? भला ये कोई बात हुई? भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे नहीं पता रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? अब की बार मेधा ने कहा, मेधा क्यों बात का बतंगर बना रही हो? जो है वो खा लो, ससुर जी ने दोबारा कहा। यह सुनकर रीता जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हाँ बहू के पीछे बेटी को सुना दो, इतने दिनों बाद ससुराल से आई है। यूं नहीं कि 2 बोल प्यार से बोल दो, बहू की गलती के कारण उसे सुनाया जा रहा है। अंतिम वाक्य पर रीता जी ने जोर देकर कहा, जो कि कमरे में से आते हुए उनके बेटे अनिरुद्ध ने सुन लिया। आखिर उसी को सुनाने के लिए तो ये बात कही गई थी। अनिरुद्ध का गुस्सा तेज है, ये बात रीता जी अच्छे से जानती है, पर फिर भी जानबूझकर अपने बेटे बहू में झगड़ा करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। और अनिरुद्ध वो तो इतना महान है कि जरा जरा सी बात का बतंगर बना देता है। अनिरुद्ध कमरे से आते हुए बोला, क्या बात है सुगंधा, तुमने मेधा के लिए पनीर क्यों नहीं बनाया? मुझसे कहती मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता, मना क्यों किया तुमने? सुगंधा डरते हुए बोली, मैंने मना नहीं किया है अनिरुद्ध जी, मैं गई थी कमरे में आपको बोलने के लिए, लेकिन उस समय आप मोबाइल पर किसी से बातें कर रहे थे और आपने ही इशारे में मना किया था मुझे कि मैं चुप रहूं। इसीलिए मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, इसीलिए लेने गई थी। अरे हमसे बोल देती तो हम क्या मना कर देते? रीता जी ने जानबूझकर बात बढ़ाते हुए कहा, चलो बाद में डिस्कशन कर लेना, अभी फिलहाल तो कचौड़ी खाओ, ठंडी हो रही है। रवि जी ने बात पलटने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों कचौड़ी खा ले पापा, जब मेधा की इच्छा है कि पनीर बनेगा तो पनीर ही बनेगा। इसे क्या पनीर बनाने में जोर आ रहा है जो बहाने ढूंढ रही है? अनिरुद्ध बीच में ही बोला, चुप कर अनिरुद्ध, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता है। और आज मेधा को पनीर खाना है तो एक पनीर के लिए अपनी पत्नी को कितना सुनाने को तैयार हो गया। शादी से पहले मेधा तुझसे कई चीजों की डिमांड करती थी, तब तो कभी लाकर तूने उसे दिया नहीं, फिर आज क्यों? अभी मेधा 10-12 दिन यहाँ पर ही है, फिर बन जाएगा, फिलहाल चुपचाप नाश्ता करो। आखिर रवि जी ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा कर कहा तो अनिरुद्ध चुप हो गया। अनिरुद्ध कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, अपने पापा से ज्यादा नहीं बोल पाता था, पर उसने गुस्से से सुगंधा को घूर कर देखा। सुगंधा का दिल धक से वही रह गया। अब अनिरुद्ध क्या करेगा, ये सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगी। खैर सब लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग गए। मेधा अपनी दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल गई, वहीं रीता जी अपनी सहेलियों के साथ पंचायती करने पड़ोस वाले मिश्रा जी के घर। रवि जी अपनी दुकान पर रवाना हो गए, पर संडे होने के कारण अनिरुद्ध तो घर पर ही था, उसके तो ऑफिस की छुट्टी थी। इधर सुगंधा रसोई में काम कर रही थी कि अनिरुद्ध ने उसे आवाज लगाई, सुगंधा इधर कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हे भगवान क्या बात करनी है, सोचते सोचते सुगंधा कमरे की तरफ गई। उसके पैर उठ ही नहीं रहे थे, पर अगर वह थोड़ा भी लेट करती तो अनिरुद्ध रसोई में आकर ही शुरू हो जाता, इसलिए जैसे तैसे हिम्मत कर वो कमरे में गई। देखा तो अनिरुद्ध गुस्से में था। जी अनिरुद्ध जी, आपने बुलाया? अनिरुद्ध जी की बच्ची, मेरे पापा से सबके सामने मुझे डांट पड़वाकर बड़ी खुशी हो रही है, यही इज्जत है तेरी नजरों में मेरी बेइज्जती कराकर तुझे बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं अनिरुद्ध जी,
मैंने तो कुछ नहीं कहा था पापा जी को। वो इसके आगे तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अनिरुद्ध ने उससे पहले ही इतनी जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर खींचकर दे मारा। इतनी तेजी से वो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था कि एक पल के लिए सारी दुनिया ही घूम गई। चक्कर खाकर वो वहीं पर गिर गई। गिरने के कारण उसके सिर पर चोट भी लग गई और सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना, मेरे सामने ऊंची आवाज में भी मत बोलना और ना ही मेरे माता पिता के सामने कुछ बोलेगी। बड़ी आई मुझे 2 बातें सुनवाने वाली। अनिरुद्ध उसे निरंतर सुनाए जा रहा था, जबकि सुगंधा को इस बात का होश भी नहीं था कि अनिरुद्ध क्या क्या बोल गया। जब तक वो होश में आती और अपने आप को समेट पाती, तब तक तो वो कमरे से बाहर निकल गया। उसने सोचा कि माँ को फोन लगा दूं, पर फिर ये सोचकर चुप रह गई कि माँ तो क्या ही कर लेगी। वो तो खुद ही मामा मामी के भरोसे है, पापा है नहीं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने माँ को रखा नहीं, तो नाना जी उन्हें अपने साथ ले आए और नाना जी के मरने के बाद मामा मामी ने ही सारी जिम्मेदारी निभाई। अपने ही दम पर उन्होंने सुगंधा की शादी करवाई थी। हालांकि सब कुछ देखभाल कर ही शादी की थी, पर अब किस्मत में ही कमी लिखी हो तो क्या कर सकते हैं। अब वापिस जाकर के मामा मामी को परेशान करना सही बात भी नहीं है। हालांकि मामा मामी ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी बेटी की तरह ही उसे रखा। पर अब तो शादी हो चुकी है, क्या अब भी वो उसी हक से वहां जा सकती है? यही सोचकर चुप रह गई और रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। अब जब ससुराल वाली अच्छे से जानते हो कि बहू के मायके की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो भी बेलगाम हो जाते हैं। बहुत कम किस्मत वाली होती हैं जिन्हें ससुराल अच्छा मिलता है। इसलिए अपनी किस्मत पर रोती हुई सुगंधा कुछ ना कर सकी। दोपहर के खाने के समय सब लोग घर में आए। उस समय सुगंधा कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसके सिर पर चोट के निशान थे। चेहरे से लग रहा था कि वो खूब रोई है। ये देखकर मेधा ने रीता जी की तरफ इशारा किया, पर रीता जी ने भी उसे चुप रहने का ही इशारा किया। उन्होंने सुगंधा से एक शब्द नहीं पूछा, क्योंकि रवि जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। वहां जाकर मेधा ने सुगंधा से पूछा, भाभी आपके सिर पर चोट के निशान कैसे? क्या हुआ? चलते फिरते गिर गई क्या? पर उसकी बात सुनकर सुगंधा का रोना छूट गया। अपनी सिसकियां के साथ वो बोली, वो तुम्हारे भैया ने मुझे बस कर बहू, अपनी और अपनी पति की बातें अपने बेडरूम तक ही रख, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। और अपने रोने की आवाज को कम रख, बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगता। खाना हम परोस देंगे, तो रोटियां सेक, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। रीता जी का जवाब सुनकर सुगंधा हक्की बक्की उनको देखती रह गई। अब देख क्या रही है ऐसे? फटाफट रोटियां सेक, हम परोस देंगे बाहर। एक तो खुद ऐसी हरकतें करती है, तुझे पता नहीं है क्या कि अनिरुद्ध का स्वभाव कैसा है? फिर भी जानबूझकर उसे जवाब पर जवाब दिए जा रही थी। अब इस बात को यहीं खत्म कर, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तुम, घर की बातों को ढक कर रखो। फिर रीता जी मेधा से बोली, मेधा तू फटाफट पापा के लिए खाना लगा। अभी भी सुगंधा उन्हें हैरानी से देखती ही रही, तो उसे साइड में हटाकर वो खुद ही रोटियां सेकने लगी और थाली में डालकर मेधा को देकर बोली, जा तू फटाफट पापा को खाना देकर आ। जब रवि जी ने मेधा को खाना परोसते देखा तो बोले, अरे मेधा, आज सूरज किधर से निकल आया? तू खाना परोस रही है। सुगंधा कहाँ गई? तू तो कभी मदद नहीं करती अपनी भाभी की। बस पापा ऐसे ही, भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी मदद ही कर दूं। मेधा का जवाब सुनकर एक पल तो रवि जी हैरानी से उसे देखते रहे, फिर बोले, शाबाश बेटा, ऐसे ही मिलजुल कर घर का काम होता है। कहते हैं जिस घर में बहू बेटी मिलजुल कर काम करती है उस घर में खुशियां रहती है। ला, आज तो इस खुशी में मैं एक रोटी और ज्यादा खा लूंगा। मेधा एक फीकी सी मुस्कान लेकर रसोई में आ गई। तब रीता जी सुगंधा से बोली, अब खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या रोटी भी बनाएगी? चल फटाफट खाना बना, बहुत जोर से भूख लग रही है। मेधा, मैं तेरे पापा के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, तू खाना परोस, नहीं तो तेरे पापा खुशी खुशी में रसोई में आ जाएंगे और फिर इसके रोने चेहरे को देखकर बेवजह 2 बातें हमें और सुनाएंगे। कहकर रीता जी बाहर आ गई और मेधा खाना परोसने लगी। जब रवि जी ने खाना खा लिया तो तब तक अनिरुद्ध भी घर पर आ गया।
रीता जी ने मेधा को अनिरुद्ध के साथ ही बिठा दिया और खुद खाना परोसने लगी, पर एक बार भी सुगंधा को रवि जी के सामने नहीं आने दिया। जब रवि जी चले गए तो सुगंधा को आवाज लगाकर बोली, अब महारानी खुद ही परोस दे खाना, बेवजह थका दिया अंदर बाहर करके। और फिर अनिरुद्ध से बोली, इस तरह से मारता है क्या कोई, देख चेहरे पर निशान पड़ गया, किस तरह तेरे पापा से छुपा के रखा है हम जानते हैं। अभी इसका उनके सामने आना होता और उनका चिल्लाना होता तुझ पर। थोड़ी अकल तू भी रखा कर, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा कर। आप गुस्सा ठंडा करने की बात कर रहे हो, मेरा मन तो कर रहा था कि अच्छा खासा पीट दूं उसे, पर फिर चुप रह गया, यही बड़ी बात है। अब आप मुझे मत समझाओ। आखिर अनिरुद्ध के सामने रीता जी भी चुप हो गई। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि सुगंधा वहीं बाहर एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी। सुगंधा दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने ही लगी कि तब तक रीता जी बाहर निकलकर आ गई। ये क्या पागलपन कर रही है तू, पहले अपने चेहरे को तो सही कर ले, दुनिया को दिखाएगी क्या, जा अपने कमरे में। रीता जी की लताड़ सुनकर सुगंधा अपने कमरे में आ गई। रीता जी ने दरवाजा खोला तो सामने सुगंधा के मामा मामी खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। भला सुगंधा को इनसे कैसे छुपाए। अरे आप लोग, आज अचानक इतने में अनिरुद्ध भी निकलकर बाहर आ गया। मम्मी कौन है। अचानक सुगंधा के मामा मामी को सामने देखकर वो वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। अरे समधन जी, अंदर भी बुलाएंगे या बाहर से विदा करेंगी। अचानक मामा जी मजाक करते हुए बोले। उनकी बात सुनकर रीता जी झेंप गई और उन्हें घर में ले आई। तभी अनिरुद्ध उन्हें नमस्ते कर कमरे में जाने लगा। मैं अभी सुगंधा को बुलाकर लाता हूँ, कहकर वो कमरे में गया और सुगंधा को धमकाते हुए बोला, अपनी जबान खोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहना और कुछ भी बहाना कर देना कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। कह देना कि गिर गई थी इसलिए चोट लगी है, समझी तुम। आखिर मामा मामी है, तुम्हारी माँ का बोझ उठा रहे हैं, वही बड़ी बात है। सुगंधा अपने कपड़े वगैरह सही करके बाहर आई तो उसके चेहरे की चोट देखकर मामा मामी दोनों खड़े हो गए। सुगंधा, ये क्या हो गया तुझे। जी वो आज ही गिर गई थी, इस कारण से सिर पर चोट लग गई, अनिरुद्ध बहाने बनाते हुए बोला। पर मामा मामी को देखकर सुगंधा का रोना छूट गया। उसे यूं फूट फूट कर रोता देखकर मामी उसके पास आई और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, क्या बात है सुगंधा बेटा, सच सच बोल, कुछ मत छुपा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसलिए रोना छूट गया होगा। रीता जी बात संभालते हुए बोली, नाना समधन जी, यह बात तो नहीं है, हमारी सुगंधा इतनी भी कमजोर नहीं है। अचानक मामी जी बोली। अरे तो मामी जी, आप सुगंधा से ही पूछ लीजिए। अनिरुद्ध बीच में ही बोला। नहीं मामी जी, मुझे मेरे पति ने मारा है। अचानक सुगंधा ने बोला तो सभी लोग सकते में आ गए। ऐसे कैसे आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पर। मामा जी रीता जी से बोले। अरे ये तो उनके बेडरूम की बात है, पति पत्नी के बीच की बातें हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों को आपस में ही हल कर लेना चाहिए, इसमें भला हम लोग क्या बोलेंगे। रीता जी उन्हें समझाते हुए बोली। समधन जी, यही बात जब आपकी मेधा पर हो तब बोलिएगा, हम हमारी बेटी के लिए ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब बड़े लोग ही अपना पल्ला झाड़ ली तो भला ऐसे घर में हम अपनी बेटी को रखकर क्या करेंगे। माफ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं हुई है, ले जाएंगे हम इसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की है हमने। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, रीता जी ने कहना चाहा, पर मामा मामी ने एक ना सुनी और वो सुगंधा को वहां से ले गए। जब रवि जी को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हो गए। जब रीता जी और अनिरुद्ध ने सुगंधा को वापस लाने के लिए कहा तो रवि जी ने खुद ही इससे इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद सुगंधा ने अनिरुद्ध से तलाक ले लिया और आज वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आगे की पढ़ाई जारी कर चुकी है। लेकिन इन सब के बाद अनिरुद्ध की इतनी बदनामी तो हो गई कि दूसरी शादी के लिए कोई भी उसे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं हुआ। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।